नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग देख रहे हैं प्लेटफॉर्म के द्वारा निकाला गया बिहार एसएससी कार्यालय परिचारी 2025 का सेट। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 6 देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। इससे पहले अगर आप नहीं देखें तो अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, अब जाके देख सकते हैं। पहला प्रश्न है समान अंकगणित का। ये 3 भाग में इसमें प्रश्न रहता है, समान अंकगणित, सामान्य ज्ञान और समान हिंदी का। सबसे पहले समान अंकगणित का देखते हैं। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 90, 180 और 240 को पूर्णतः जो है वो विभाजित करे। तो 90, 180 और 240 का जो है वो एचसीएफ ले लीजिए। तो एचसीएफ जो आएगा वही जो है वो पूर्णतः विभाजित करेगा, तो ये 30 आएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। एक पुस्तक का अंकित मूल्य 700 है, लेकिन खुदरा विक्रेता को 20% की छूट मिलती है। यदि खुदरा विक्रेता पुस्तक को अंकित मूल्य पर बेचता है तो लाभ प्रतिशत जो वो है ज्ञात कीजिए। अब अंकित मूल्य 700 है, अब उसका क्रय मूल्य कितना पड़ गया, तो उसका जो है 80% निकाल लीजिए, क्योंकि 20% उसे छूट मिला है। तो 8 सत्ते 56, 560 हो गया। विक्रय मूल्य कितना है, तो विक्रय मूल्य जो है वो 700 है, जितना अंकित मूल्य है। तो उससे लाभ कितना हुआ, तो लाभ जो हुआ 140 रुपया हुआ। 700 माइनस जो है वो 560 करेंगे तो 140 हुआ। तो लाभ परसेंटेज बराबर जो हो जाएगा 140 कितना पे, 560 पे। ये ध्यान रखिएगा, गुना 100 कर दीजिएगा। तो ये कितना हो जाएगा 25% का। क्या है? 20% की छूट मिलता है और उसी कीमत पे बेचता है तो उससे 25% का लाभ होता है। आंसर हमारा दूसरा के क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। ऋण पर 66,550 की राशि ली जाती है, इसे 2 समान किस्तों में वापस भुगतान किया जाना है। यदि ब्याज की दर 20% वार्षिक चक्रवृद्धि हो तो प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात करना है। माना कि प्रत्येक किस्त की राशि कितना है, x है। तो P बराबर जो है प्रश्न से x बटा 1 प्लस आर बटा 100 प्लस हो जाएगा x बटा 1 प्लस आर बटा 100 के स्क्वायर हो जाएगा। जब इससे करेंगे तो 66,550 बराबर x बटा 1 प्लस 20 बटा 100 हो जाएगा। अब प्लस ये हो जाएगा x बटा 1 प्लस 20 अब बटा 100 के स्क्वायर हो जाएगा। बस इतना को है हमें हल करके x का मान ले आना है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। जब इसे हल कीजिएगा तो ये हो जाएगा 66,550 बराबर 5x बटा 6 प्लस 25x बटा जो है वो है क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। क्या है? 36 हो जाएगा। और इसे सिंपल करेंगे तो ये हो जाएगा 66,550 बराबर नीचे 36 हो गया, ये हो गया 30x प्लस 25x हो गया। तो यानी 55x, 55x बराबर जो है तो 66,550 गुना 36 करिएगा। x का मान जो आ जाएगा डायरेक्ट लिख देते हैं, कर सकते हैं कैलकुलेशन, 43,560 हो जाएगा। 43,560 आंसर हमारा सी हो जाएगा। एक वस्तु की कीमत में जो है 20% की कमी की गई, मूल कीमत को वापस लाने के लिए नई कीमत में कितनी वृद्धि जो है वो करनी होगी, हमें ये बताना होगा। तो माना कि जो है मूल कीमत जो है 100 है और क्या कर रहा है, एक वस्तु कीमत में 20% की कमी कही गई, तो मूल कीमत को वापस लाने की नई कीमत में कितनी वृद्धि हो जाए। अगर मान ले कि 100 है तो ये 80 हो गया। अब मूल कीमत को वापस लाने के लिए नई कीमत में की वृद्धि कितनी हो गई, तो 20 की वृद्धि करना है तो 20 बटा किस में 80 पे करना है। तो 20 गुना 80, 20 बटा 80 गुना 100 बराबर ये है 25% के जो है वो वृद्धि करना पड़ेगा। आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्या? डी होगा। चलिए इतना का औसत क्या होगा, सभी जो है ये स्क्वायर में दिया हुआ है और इसका जो है औसत क्या होगा। एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटा 6 होता है। अब वर्गों का योग तो 9 इंटू 1 से लेकर 9 तक है, तो 9 इंटू 9 प्लस 1 इंटू ये हो जाएगा 18 प्लस 1 बाई 6 हो जाएगा, यानी 1710 बटा 6 हो जाएगा, यानी 285 होगा। अब इष्ट औसत कितना हो जाएगा, 285 बटा कितना 9 टर्म है तो 9 हो जाएगा, 9 से भागा दे देंगे तो यानी 95 बटा 3 आ जाएगा, यानी 31.2 बटा 3 हो जाएगा। 31.2 बटा 3 आंसर हमारा डी हो जाएगा। छठा कि क्रमशः 125 मीटर और 165 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां, जिसमें एक 80 किलोमीटर पर घंटे की चाल से और दूसरी 65 किलोमीटर पर घंटे की चाल से विपरीत दिशाओं में चल रही है, दोनों रेलगाड़ियों के मिलने के क्षण से कितने सेकंड में वे एक दूसरे को पूरी तरह जो है वो पार कर पाएगी। तो एक दूसरे को पार करने में लगा समय क्या हो जाएगा, तो समय बराबर कुल लंबाई 125 प्लस 165 बटा सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा, तो 80 प्लस 65, और ये जो है किलोमीटर में है वहाँ मीटर में, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदल देते हैं, 5/18 से कर देते हैं गुना। ये हो जाएगा 290 गुना 18 ऊपर चला गया, 80 65 145 गुना 5 है, काट पीट कीजिएगा 7.2
2 जो है वो सेकेंड आएगा, 7.2 सेकेंड। आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्या है? सी होगा। एक टंकी के तल में एक छेद है, इसके कारण टंकी को भरने में 8 घंटे का समय लगता है। यदि टंकी में छेद नहीं होता तो टंकी को भरने में 1 घंटा कम लगता है। यदि छेद को टंकी को पूरी तरह खाली करने में कितना समय लगेगा? तो यानी जो यहाँ नल है, नल प्लस जो है वो छेद है। अगर मान लिया कि समय नल से 7 घंटा लगता तो नल प्लस छेद है तो 8 घंटा लग रहा है। दोनों के अगर लिया जाए तो 56 हो जाएगा एलसीएम, और इसकी क्षमता 8 हो जाएगा, इसकी क्षमता 7 हो जाएगा। अब छेद की क्षमता निकल जाएगा, यहाँ पे छेद की जो है क्षमता हो जाएगा वो 8 माइनस 7 बराबर 1 हो जाएगा। अब छेद द्वारा टंकी खाली करने में कितना लगेगा? तो 56 यूनिट जो है तो पूरा कार्य है उससे 1 से भागा दे देंगे, 56 घंटा हो जाएगा। आंसर हमारा जो है ए हो जाएगा। 1 से 45% के 30% का 25% जो है वो किसके बराबर है? 1 के 45% के 30% का 25% जो है किसके बराबर है? तो सिंपल सा है, 1 गुना 0.45 गुना 0.3 गुना 0.25 कर दीजिए। सिंपल सा 0.03375 आ जाएगा। आंसर हमारा सी हो जाएगा। 72 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रही 200 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी उसी दिशा में 36 किलोमीटर की चाल से चल रही 300 मीटर लंबी एक दूसरी रेलगाड़ी को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा? तो पार करने में लगा समय, दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई 200 प्लस जो है 300 बटा सापेक्ष चाल 72 माइनस घटा देंगे कितना? 36 से। क्या है? 36 से। इसे गुना कर देंगे 5/18 से। सापेक्ष चाल हो जो है वो माइनस में हो जाएगा क्योंकि उसी दिशा में चल रहा है। क्या है? उसी दिशा में चल रहा है। तो ये हो जाएगा कितना? 500 और गुना 18 ऊपर चला गया, नीचे हो जाएगा 36 और गुना 5 करिएगा 50 सेकेंड आ जाएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या है? सी। अंश और तंबी एक काम को क्रमशः 20 दिन और 40 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने काम शुरू किया और 8 दिनों के बाद सुबह उनके साथ शामिल हो गया, जो उसी काम को अकेले 20 दिनों में पूरा कर सकता है। उन्हें संपूर्ण काम पूरा करने में कितने लगेंगे? तो एक तो 20 है और 40 में करता है, और 8 दिनों के बाद सुबह उनके साथ शामिल हो गया, जो उसी काम को अकेले 20 दिनों में पूरा करता है। ये भी जो है वो 20 दिनों में पूरा करता है। और यहाँ से जो है अगर इसका कार्य निकलता है तो 40 एलसीएम ले लेंगे, वो टोटल कार्य हो जाएगा। 2 क्षमता, 1 क्षमता और ये 2 क्षमता के साथ 8 दिन किया गया कार्य किसके? 2 और 1 मिलके, यानी 3 8 दिया 24 यूनिट तो हो चुका है। अब बचा 16 यूनिट। 16 यूनिट में काम कर रहा है कितने? 2 2 4 1 5 लोग, तीनों लोग मिलके, यानी 5 क्षमता से कर रहा है। तो ये हो गया कितना? 3.1/5 दिन हो गया। 8 दिन इधर था, 3 दिन, 8 दिन 11.1/5 हो गया। या कह सकते हैं कि लगभग जो है वो कितना है? 12 दिन। क्या है? अब 12 दिन, क्योंकि यहाँ पर दिन में दिल है तो लगभग जो है वो 12 दिन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में है कि भारत ने 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर जो है वो 10,000, भारत ने 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 10,000 की धनराशि ऋण पर ली। यदि उसने उस अवधि के अंत में 2,000 का ब्याज चुकाया तो वार्षिक ब्याज की दर जो है वो क्या था? तो दर बराबर जो हमारे पास होता है ब्याज, क्या है? ब्याज 2,000 है गुना 100 बटा मूलधन जो है वो 10,000 और गुना 2, यानी ये हो जाएगा 10%। क्या है? 10%। आंसर जो हमारा हो जाएगा 11 के बी हो जाएगा 10%। 3825 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घातांक क्या होगा? 3825 में जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 और गुना 17, यानी 3 के स्क्वायर गुना 5 के स्क्वायर गुना 17 के 1। अभाज्य गुणनखंड में 3 का घातांक जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। आंसर हमारा ए हो जाएगा। यदि x और y संख्या जो है 653 x y के 2 अंक इस प्रकार है, यह संख्या जो है 80 से विभाज्य है, x प्लस y बराबर जो है वो क्या होगा? अब 80 से विभाज्य होने के लिए क्या होना चाहिए? 8 से और 10 से जो है वो विभाज्य होना चाहिए। 10 से विभाज्य होने के लिए एक अंतिम अंक 0 होना चाहिए, यानी y बराबर तो है वो 0 लेंगे। क्या है? 0 लेंगे। अब 8 से विभाज्य होने के लिए अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य होना चाहिए, यानी 3xy में जो है एक तो जो है 0 हो गया और 3x0, यानी 3x0 डिविजेबल बाई 8 करना है। अगर x का मान 6 लेते हैं तो ये डिवाइड हो जा रहा है, यानी 360 जो है वो डिवाइड हो जा रहा है 8 से। कितने बार में? 45 बार में। तो हमारा जो हो जाएगा x बराबर 6 हो गया, y बराबर 0, या 6 + 0 6 हो जाएगा। आंसर हमारा बी होगा। 2 अलग अलग अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल जो है सदैव क्या होता है? तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो है अपरिमेय होगा। क्या है? अपरिमेय होगा, यानी √2 गुना √3 दोनों अपरिमेय है। √6 जो है वो अपरिमेय है। क्या? अपरिमेय है। और कभी कभी जो है परिमेय संख्या भी होता है। क्या? परिमेय भी संख्या होता है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो है 2 अलग अलग
अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल जो सदैव अपरिमेय होता है, तो दो अलग अलग संख्याओं का गुणनफल अपरिमेय या परिमेय संख्या हो सकता है, लेकिन दो अलग अलग अपरिमेय संख्याओं का जो है गुणनफल जो है परिमेय संख्या नहीं अपरिमेय संख्या ही होगा। आंसर हमारा 14 के बी होगा। क्या है? बी होगा। दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है, यदि इसमें 27 जोड़ दिया जाए तो संख्या के अंक उलट जाते हैं, तो संख्या क्या हो जाएगा? तो मान लिया कि विकल्प से कर लीजिए 36 है, 3 + 6 = 9 हो जाता है, और ये 36 अब प्लस 27 जोड़ दें तो 63, संख्या उलट गया, तो अभी संख्या कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? बहुपद नहीं है तो बहुपद में चर की घात हमेशा पूर्ण संख्याएं होती है। क्या है? संख्याएं होती है। x + 1/x को लिख सकते हैं x + x - 1, x का घात -1 है और x + 1x जो है वो बहुपद नहीं है। आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। यदि क्रमिक छूट जो है 15% 10% है, इसकी एकल समतुल्य छूट क्या हो जाएगा? तो इस तरह लगाइए 15 + 10 -15 × 10 बटा 100 यानी 25 - 1.5 यानी 23.5%। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। एक नाव की धारा के विपरीत जो है 80 किलोमीटर 16 घंटे में तथा धारा के साथ 72 किलोमीटर 12 घंटे में चलती है, स्थिर जल में नाव की गति क्या हो जाएगा? तो नाव माना कि धारा की चाल कितना है? 22 जो है वो km/h है। स्थिर जल में नाव की चाल जो है कितना है? x km/h है। धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल कितना होगा? 80/16 यानी x - y = 5। धारा के साथ नाव की चाल 72/12 यानी x + y बराबर जो है वो 6 होगा। क्या है? 6 होगा। 16 × 5 = 80 हुआ और 72/12 12 × 6 = 72, x + y बराबर। अब दोनों इक्वेशन, एक इक्वेशन एक आया, एक इक्वेशन ये आया, दोनों को अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? x बराबर जो आ जाएगा 5 + 6/2 यानी 5.5 km/h। स्थिर जल में नाव की चाल 5.5 km/घंटा। आंसर हमारा बी होगा। 285, 510 और 1440 का महत्तम समावर्तक जो है हमें ज्ञात करना है। क्या है? ज्ञात करना है। तो इसे तोड़ दीजिए। 285 के अगर तोड़ते हैं तो 15 × 19 होता है। 510 को तोड़ते हैं तो 15 × 34 होता है। 1440 को तोड़ते हैं तो 15 × 96 होता है। और 285, 510 और 1440 का मसा देखेंगे तो 15 सब में कॉमन है। आंसर हमारा बी होगा। क्या है? बी होगा। अगला प्रश्न है कि ए, बी और सी ने एक साझेदारी में प्रवेश किया और उनका निवेश अनुपात 5-4-3 था। 4 महीने बाद बी ने 1000 अतिरिक्त निवेश किए और 8 महीने के बाद सी ने 2000 अतिरिक्त निवेश किए। यदि एक वर्ष के अंत में लाभ का अनुपात इतना है तो शुरुआत में सी का निवेश ज्ञात करना है हमें। तो आइए इसे निकालते हैं। ए की आरंभिक जो है निवेश राशि 5x है, बी की अगर बात करें तो 4x है। क्या है? 4x है। सी की 3x है। अब यहाँ पर जो है ए का जो है हो जाएगा वो 5x जो है वो 12 महीने का। क्या है? 4 महीने बाद बी ने 1000 किया। क्या है? 5x जो है 12 महीना ए किया। और बी की अगर हम बात करें तो 4x जो है वो 12 महीने प्लस 1000 जो है 8 महीने और किया, इतना हो गया। और सी की अगर हम बात करें इस तरह तो 3x जो है वो 8 महीने। क्या है? 3x जो है वो निवेश किया। 8 महीने के बाद सी ने इतना अतिरिक्त निवेश किया, सी ने 2000 अतिरिक्त निवेश किए, तो ये हो जाएगा 3x × 8 प्लस जो है वो 2000। क्या है? 2000 × 4 हो गया। क्या है? 4 हो गया। जब यहाँ पर आया है लाभ अनुपात की तो कितनी आई है? एक 15 है और एक 14 है और ये जो है वो 11 है। यहाँ से a/b बराबर होगा 5x × 12 बटा ये होगा 12×4 48x प्लस जो है वो 8000। क्या है? 8000 बराबर क्या होगा? 15/14 हो जाएगा। यहाँ से x के मान निकालिएगा 1000 आ जाएगा। क्या है? 1000 आ जाएगा। यहाँ पर से 1000 आ जाएगा। उसके बाद जो है हमें निकालना सी की शुरुआती निवेश राशि कितना था? तो 3x था। 3 × 1000 कितना था? तो ये 3000। क्या है? 3000। आंसर हमारा जो है सी हो जाएगा। 72 पुस्तकों का जो है क्रय मूल्य 60 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्या है? 72 पुस्तकों का क्रय मूल्य 60 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी हमारे पास जो है 60 पुस्तक में ही 72 पुस्तक जितना मैं खरीदा था बच गया कितना? डायरेक्ट बना रहे हैं यहाँ पर, तो 12 पुस्तक बच गया। क्या? 12 पुस्तक बच गया। तो 12 को बेचेंगे, 60 जो है वो कितना है? 100% का है। तो 12 पुस्तक को बेचने में क्या होगा? 60 बटा 100/60 गुना 12, 12 बचे और ये भी 2500 कितना हो जाएगा? 20% का, यानी 20% का उसे फायदा हो जाएगा। 21 का जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। या इस तरह से भी निकाल सकते हैं
ये 60 का जो है वो क्या हुआ, क्रय मूल्य हुआ। विक्रय मूल्य जो है 72 का, लाभ जो है 72 माइनस 60 बटा 60 गुना 100, तब भी 20% आ जाएगा, क्योंकि 72 पुस्तकों का क्रय मूल्य बराबर 60 पुस्तकों का विक्रय मूल्य होता है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको जब 4, 6, 8, 10 और 12 से विभाजित किया जाता है तो सभी स्थितियों में जो है 3 शेष बचता है। तो यहाँ जो है एलसीएम लेंगे इन सभी को, तो कितना हो जा रहा है, 120 आ रहा है। अब 120 तो सबसे कठिन जा रहा है, लेकिन हर स्थिति में 3 शेष बच रहा है, तो 3 जोड़ देंगे, 123 रुपया। क्या है, 123 रुपया, 123 संख्या जो भी कर लीजिए, आंसर हो जाएगा सी। 2 रेलगाड़ियां जिनमें से जो है प्रत्येक 180 मीटर लंबी है, समानांतर पटरियों पर 50 किलोमीटर पर घंटे और 70 किलोमीटर पर घंटे की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ रही है। कितने सेकंड में वे एक दूसरे को पूरी तरह से पार कर जाएगी? तो विपरीत दिशा में सापेक्ष चाल कितना हो जाएगा, जुट जाएगा, तो हो जाएगा 120 किलोमीटर पर आवर। अब 120 को जो है मीटर पर सेकंड में तो 5/18 से गुना कर दीजिए, 100/3 जो है मीटर पर सेकंड। वो एक दूसरे को पूरी तरह से पार करने में लगा समय, तो 180 मीटर, प्रत्येक जो है 180 मीटर, तो 180 दोनों जुड़ जाएगा और 100/3 से भागा हो जाएगा, 360 गुना 3 बटा 100 यानी 10.8 जो है वो सेकेंड हो जाएगा। आंसर हमारा सी आ जाएगा। क्या है, सी आ जाएगा। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 66 और 11 है। यदि उनमें से एक संख्या 33 है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा? तो 66 गुना 11/33 कर दीजिए, 33 दूना 66, 11 दूना 22 हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्योंकि हमारे पास जो फार्मूला होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर जो है एलसीएम गुना जो होता है एचसीएफ होता है। आंसर हमारा डी होगा। एक धारा की चाल जो है वो 9 किलोमीटर पर घंटे, 9 किलोमीटर पर घंटे है। एक नाव धारा के अनुकूल 56 किलोमीटर है और धारा के प्रतिकूल 28 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में तय कर सकते हैं। स्थिर जल में नाव की चाल जो है क्या होगा? तो माना स्थिर जल में नाव की चाल x किलोमीटर पर आवर, धारा की चाल जो है कितना हो जाएगा, वो 9 किलोमीटर पर आवर। तो 56/x + 9 होगा, अब प्लस जो होगा 28/x - 9 बराबर 7। अब विकल्प में x बराबर 15 किलोमीटर पर घंटा लेने पर जो है समीकरण संतुष्ट हो रहा है, तो यहीं से करके आप आंसर टिक लगा के अगले प्रश्न पे चले जा सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा डी होगा। 1200 रुपये प्रति सैकड़ा की दर से 400 सेब खरीदे और 800 के लाभ पर बेचे गए। प्रति दर्जन सेबों का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो 100 सेब का जो है हमारा क्या है, वो क्रय मूल्य कितना हो जा रहा है, 1200 हो रहा है। तो 400 का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4800 हो जाएगा। 800 का लाभ कमा रहा है यानी 5600 हो गया। अब 12 सेब का विक्रय मूल्य निकालना है, तो 56 सेब को जो है 400 सेब 5600 रुपये को में 400 सेब से भागा दे देंगे और फिर 12 से जो है गुना कर देंगे, क्योंकि एक सेब का निकला है, तो ये हो जाएगा 168 रुपया। प्रति दर्जन सेबों का मूल्य जो हो जाएगा वो 168 रुपया हो जाएगा। क्या है, 168 रुपया हो जाएगा। 27 नंबर है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। सिंपल है, सिंपल सा जो है वो बोर्ड मास लगा लीजिएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या है, बी हो जाएगा, 115 हो जाएगा। किसी जॉब में अर्जित धनराशि किए गए कार्य के घंटों की संख्या के अनुक्रमानुपाती है। यदि 6 घंटे में 324 अर्जित होते हैं तो 29 घंटे कार्य करने पर कितनी जो है वो धनराशि अर्जित होगी? तो अर्जित धनराशि प्रोपोर्शनल टू समय, अर्जित धनराशि बराबर के इंटू समय, यानी 324 बराबर के इंटू 6, के का मान जो हो जाएगा वो 54 हो जाएगा। अब अर्जित धनराशि निकालना है, अर्जित धनराशि बराबर 54 अगुना जो है वो समय, यानी 54 अगुना जो है वो 29 कर दीजिए, ये हो जाएगा 1566। क्या है, 1566। पहले कांस्टेंट का वैल्यू निकालना होगा, क्योंकि अर्जित धनराशि प्रोपोर्शनल टू जो है वो क्या हो रहा है, वो समय हो रहा है। क्या है, समय हो रहा है। दो संख्याओं के बीच का अनुपात 19:24 है। यदि प्रत्येक संख्या में से 36 घटा दिया जाए तो अनुपात 3:4 हो जाता है। तो संख्याओं का योग हमें ज्ञात करना है। अब माना कि अब संख्या मान लीजिए कि 19x और 24x है। अब 19x में से 36 घटा दिए और 24x में से भी 36 घटा दिए, तो ये आ जा रहा है 3:4। बस x का वैल्यू निकाल देना। तो 76x - 144 बराबर 72x - 108। तो 4x बराबर हो जाएगा 36, x बराबर जो आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो संख्याओं का योग 19x + 24x 43x और 43 गुना जो है वो 9 कर दीजिए, हमारा हो जाएगा 387। डी हो जाएगा। क्या है, डी हो जाएगा। 56, 30, 108 और 120 का एलसीएम जो है वो ज्ञात करना है। तो सिंपल है, एलसीएम निकाल लीजिएगा इस तरह के। 56, 30, 108 और 120 है। यहाँ से जो है पहले 2 बार में लगाइएगा, ये 28 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 54 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, फिर 2 बार में लगाएगा, 14 हो जाएगा, 15 हो जाएगा और ये हो जाएगा 26 दूने 27 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। क्या है, 30 हो जाएगा। उसके बाद जो है फिर से 2 बार में 7, 15, 27
15। फिर उसके बाद जो है 3 बार में कीजिएगा 7 5 9 5 हो जाएगा। उसके बाद जो है 5 बार में लगाइएगा 7 1 9 1, गुना कर दीजिएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना 9 कीजिएगा 7560 आ जाएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या है? डी होगा। अब आइए भाग 2 में सामान्य ज्ञान में। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जो है वो अधिकांश लोकतंत्रों में आम है? और इसका सही आंसर हो जाएगा उनके पास औपचारिक संविधान है, वे नियमित चुनाव कराते हैं, उनके पास राजनीतिक दल है। उपरोक्त में से जो है वो सभी। क्या है? सभी। नेक्स्ट प्रश्न है कि पैमाने में अंश दर्शाता है, पैमाने में अंश दर्शाता है, और इसका सही आंसर होगा जमीन की दूरी। पैमाने में अंश जमीन की दूरी दर्शाता है। भिन्न में रेखा के ऊपर स्थित अंक को अंश कहते हैं। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। आंध्र प्रदेश का अनंतपुर जिला खाली स्थान के लिए प्रसिद्ध है, तो वो सोना के लिए प्रसिद्ध है। क्या है? सोना के लिए प्रसिद्ध है। भारत में सोना धारबाड़ संरचना की सैलों एवं नदियों के बालू में जो है प्लेयर निक्षेप के रूप में पाया जाता है। पवन और हाइड्रोजन ऊर्जा खाली स्थान के उदाहरण हैं, तो वो है क्रमशः प्राथमिक और द्वितीयक स्रोत का जो है वो उदाहरण है। पवन और हाइड्रोजन प्राथमिक और द्वितीयक स्रोत के उदाहरण है। प्राथमिक ऊर्जा स्रोत एक ऐसे ऊर्जा रूप से प्रतिनिधित्व करते हैं किसी भी रूपांतरण के अधिक नहीं किया गया है, यह प्रकृति में उपलब्ध है। क्या है? उपलब्ध है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण है जीवाश्म ईंधन, खनिज ईंधन, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और बायोमास है। और द्वितीयक ऊर्जा स्रोत एक ऐसे ऊर्जा रूप का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसे प्राथमिक ऊर्जा स्रोतों से रूपांतरित किया गया है और यह प्रकृति में उपलब्ध नहीं है। इसका आंसर हमारा जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्या है? बी हो। अगला प्रश्न है हिमालयन युग क्या है? हिमालयन युग जो है वो क्या है? और इसका सही आंसर होगा बी, एक औषधीय पौधा है। क्या है? औषधीय पौधा। हिमालयन युग चीड़ के प्रकार का सदाबहार वृक्ष एक औषधीय पौधा है जो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में जो है वो पाया जाता है। क्या है? पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि कौन सा राज्य पाइराइट का अग्रणी उत्पादक है? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है बिहार। और कितने परसेंट? तो लगभग जो है वो 95%। क्या है? 95%। पाइराइट खनिज गंधक का एक प्रमुख जो है वो स्रोत है। क्या है? स्रोत है। नेक्स्ट है धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो अमेरिका में। कहाँ? अमेरिका में। आधुनिक समय में प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम अमेरिका में हुई। लिच्छवी को गणतंत्र की जननी कहा जाता है। क्या है? जननी कहा जाता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार योजना कब पारित किया गया? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1919 में। क्या है? 1919 में पारित किया गया। इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मॉन्टेग्यू भारत के राज्य सचिव था जबकि चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। सामाजिक विभेद का एक अच्छा परिणाम क्या है? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो है बी, लोकतंत्र को सशक्त बनाना। क्या है? लोकतंत्र को सशक्त बनाना है। भेदभाव तब होता है जब लोग अपने पूर्वाग्रहों या रूढ़िवादियों के आधार पर कार्य करते हैं। क्या है? कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय मस्तिष्क शिक्षा संस्थान जो है वो क्या है? तो कहाँ है? तो वो है मुंबई महाराष्ट्र में। केंद्रीय मस्तिष्क शिक्षा संस्थान मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। केंद्रीय मस्तिष्क शिक्षा संस्थान की स्थापना जो है 6 जून। क्या है? 6 जून 1961 ईस्वी को हुई थी। राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड हैदराबाद में अवस्थित है। गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा मछली उत्पादन से है और आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले को भारत के झींगा मछली की राजधानी जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट है गांधी जी ने दांडी मार्च कहाँ से आरंभ किया था? और ये आरंभ जो किए थे वो साबरमती आश्रम से किए थे। क्या है? साबरमती आश्रम से। कब किए थे? तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी मार्च की शुरुआत गांधी जी ने 78 अनुयायी के सहयोगियों के साथ जो है किए शुरू किए थे। और 6 अप्रैल क्या है? 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने गुजरात के नवसारी जिले में दांडी गांव में एक मुट्ठी नमक उठाकर अंग्रेजों के नमक कानून को तोड़ा था। दांडी मार्च में गांधी जी लगभग 384 किलोमीटर की यात्रा किया और कितने दिनों में किए? 24 दिनों में। सारे प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। दांडी मार्च में अमेरिकी पत्रकार बेव मिलर गांधी जी के साथ थे। क्या है? साथ थे। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय जेल से भागकर किसने जो है वो भूमिगत होकर लड़ाई लड़ी? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ए, जयप्रकाश नारायण। क्या है? जयप्रकाश नारायण। 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो आवर के अंतर्गत जो है सभी महत्वपूर्ण कांग्रेसी नेताओं को बंदी बना लिया गया था क्योंकि 8 अगस्त 1942 को गांधी जी के द्वारा बॉम्बे के ग्वालियर टैंक से भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की गई थी। जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में रखा गया था। 9 नवंबर 1942 को दीपावली के रात्रि में जयप्रकाश नारायण अपने साथियों के साथ जेल के दीवार को फांद कर यानी रस्सी से जेल से फरार हो गए
और जयप्रकाश नारायण ने नेपाल के तराई के राजबिलास जंगल में रहकर आजाद दस्ता का जो है गठन किया। सरदार नित्यानंद सिंह को आजाद दस्ता का निर्देशक यानी प्रशिक्षक जो है वो बनाया गया था। अगला है, निम्न में से किसने सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा की? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेजमे मैकडोनाल्ड। क्या है? रेजमे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा की 16 अगस्त। क्या है? 16 अगस्त 1932 ईस्वी को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा की। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी सांप्रदायिकता के प्रश्न पर सम्मेलन को बीच में ही छोड़कर वापस आ गए और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के परिणाम स्वरूप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलितों को अलग निर्वाचन मंडल देने का समर्थन किया था। क्या है? किया था। महात्मा गांधी इस सांप्रदायिक पंचांग के विरोध में यरवदा जेल में जो है आमरण अनशन किए थे। पूर्ण स्वराज की घोषणा किस कांग्रेस अधिवेशन में की गई थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा लाहौर अधिवेशन में जो है 1929 में हुए थे। इसकी अध्यक्षता कौन करा रहे थे? तो अध्यक्षता जो करा रहे थे वो है जवाहरलाल नेहरू। क्या है? जवाहरलाल नेहरू करा रहे थे। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि स्वराज पार्टी का संबंध निम्न में से किस व्यक्ति से था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, CR दास से। क्या है? CR दास। स्वराज पार्टी की स्थापना जो है 1923 ईस्वी में इलाहाबाद के आनंद भवन में हुआ था और इसके स्थापना में CR दास और पंडित मोतीलाल नेहरू का महत्वपूर्ण जो है वो स्थान था। भारतीय संविधान में सरकार के अर्ध संघीय स्वरूप का मॉडल किस देश से लिया गया है? और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, कनाडा से लिया गया। क्या है? कनाडा से लिया गया है। आंसर हमारा हो जाएगा बी होगा। सुदृढ़ केंद्र सहित संघ का विचार, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र में अंतर्निहित होना, सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकारी अधिकार क्षेत्र की व्यवस्था कनाडा के संविधान से ली गई है। किस घटना से अशोक की प्रशासनिक नीति में गहरा परिवर्तन आया है? और वो है घटना है कलिंग का युद्ध। क्या है? कलिंग का युद्ध। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, क्या है? 8वें वर्ष, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, 8वें वर्ष जो है लगभग कब? तो लगभग 261 ईसा पूर्व में जो है कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। यह वर्तमान उड़ीसा के दक्षिणी भाग में स्थित है। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध के बारे में जो है विस्तृत जानकारी मिलती है। कलिंग युद्ध के हुए नरसंहार से विचलित अशोक ने युद्ध की नीति को सदा के लिए जो है वो त्याग दिया। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम निम्नलिखित में किस वर्ष पारित किया गया था? और ये पारित किया गया था 2005 में। क्या है? 2005 में पारित किया गया था राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसे नाम दिया गया था नरेगा। क्या है? नरेगा। बाद में जो है इसकी जो है नाम कर दिया गया मनरेगा। क्या है? मनरेगा कर दिया गया है। और नरेगा की शुरुआत जो है 2 फरवरी 2006 को हुआ। क्या है? 6 को हुआ। लेकिन अधिनियम जो वर्ष 2005 में पारित हुआ था, शुरुआत हुआ था 2 फरवरी। ये जो शुरू हुआ था 2 फरवरी 2006 को। अब मनरेगा किया गया 2 अक्टूबर 2009 को। क्या है? 2009 को। इसमें 100 दिनों के रोजगार, सूखा प्रभावित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्रों में 150 दिनों के रोजगार की गारंटी प्रदान करता है। और रोजगार पाने के लिए आवेदन के 15 दिनों के अंदर रोजगार दिया जाएगा तथा यह रोजगार श्रमिक के निवास स्थान से 5 किलोमीटर के भीतर उपलब्ध होगा। यदि कार्य इससे अधिक दूरी पर उपलब्ध हो तो उसे परिवहन भत्ता 10% जो है वो दिया जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में बहुआयामी गरीबी सूचकांक किस वर्ष शुरू किया गया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2021 में। क्या है? 2021 में 20 नवंबर। क्या है? 20 नवंबर 2021 को पहली बार जो है वो जारी किया गया था नीति आयोग के द्वारा। यह सूचकांक गरीबी को मापने का एक वैश्विक जो है वो पैरामीटर है। यह सूचकांक स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर जैसे 12 संकेतकों आयामों में गरीबी को मापता है। निम्नलिखित में कौन आधुनिक ओलंपिक में पहला या पहली भारतीय प्रतिनिधित्व थे? और इसका आंसर होगा नॉर्मन पिट्जर। क्या है? नॉर्मन पिट्जर जो है वो कब? तो 1900 ईस्वी के द्वितीय ओलंपिक में भाग लिया तथा एथलेटिक्स स्पर्धा में 2 रजत पदक जो है वो प्राप्त किया। और ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी मैरी लीला राव थे। क्या थे? कौन थे? तो मैरी लीला राव थे। अगला है, किस प्रदेश ने सभी घरों में छत पर वर्षा जल संचयन संरचना को प्रदेश में अनिवार्य कर दिया गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु। क्या है? तमिलनाडु प्रदेशों ने सभी घरों में छत पर वर्षा जल संचयन संरचना को प्रदेश में अनिवार्य कर दिया है। तमिलनाडु राज्य में इससे संबंधित कानून 2001 में बनाया गया था। मेघालय की राजधानी शिलोंग में छत वर्षा जल संग्रहण प्रचलित है और शहर के लगभग हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण की जो है वो व्यवस्था है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा कार्यक्रम वर्ष 2000 में लॉन्च किया गया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। क्या है? प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना जो है 2000 ईस्वी में लॉन्च किया गया था। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण आश्रय, ग्रामीण पेयजल और ग्रामीण सड़कें जैसी मूल सुविधाओं के लिए
राज्यों को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। 5 अगस्त 2025 को सत्यपाल मलिक का 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे क्या थे? और इसका आंसर हो जाएगा पूर्व राज्यपाल थे। क्या है? पूर्व राज्यपाल थे। वे बिहार, जम्मू कश्मीर, गोवा और मेघालय के राज्यपाल रह रहे थे। वे जम्मू कश्मीर के अंतिम राज्यपाल थे। 5 अगस्त 2019 को इनके ही राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान जम्मू कश्मीर में आर्टिकल जो है वो 370 हटाया गया था। अमेरिका किड्स वर्ल्ड गोल्फ चैंपियनशिप गोल्फ का खिताब किसने जीती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा वेदिका भंसाली। क्या है? वेदिका भंसाली ने जीती है। 4 अगस्त 2025 को पहला बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में किया गया। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स WCL 2025 का खिताब किसने जीता है? और इसका आंसर होगा साउथ अफ्रीका चैंपियंस। क्या है? साउथ अफ्रीका चैंपियंस ने जो है वो जीता है। उत्तर प्रदेश का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन कहाँ बनाया गया? और इसका सही आंसर हो जाएगा लखनऊ में बनाया गया। उत्तर प्रदेश का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन जो है वो गोमती नगर लखनऊ में बनाया गया है। उत्तर प्रदेश के गोमती नगर रेलवे स्टेशन GTNR पर स्टेशन प्रबंधन, सफाई, रखरखाव, खान पान, पार्किंग व अन्य यात्री सुविधाओं का संचालन अब प्राइवेट कंपनियों द्वारा की जाएगी। ट्रेनों का संचालन, सुरक्षा व्यवस्था और टिकट बिक्री की जिम्मेदारी भारतीय रेलवे के पास होगी। 4 अगस्त 2025 को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे कितनी बार झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो 3 बार। वह 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन किडनी की बीमारी से ग्रसित थे। वे दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल में जीवन रक्षक प्रणाली पर थे और 4 अगस्त 2025 को झारखंड में 3 दिवसीय राजकीय शोक रहेगा, ये घोषणा किया गया। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया? और इसका सही हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा बी, 12वीं फेल को। क्या? 12वीं फेल को जो है सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया। इस फिल्म के डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा है और इस फिल्म के मुख्य कलाकार विक्रांत मैसी, मेघा शंकर है। इस फिल्म के मुख्य कलाकार विक्रांत मैसी और मेघा शंकर है और यह फिल्म IPS ऑफिसर मनोज कुमार शर्मा और उनकी पत्नी IAS ऑफिसर श्रद्धा जोशी के जीवन से प्रेरित थी। अगला है सशस्त्र सीमा बल SSB के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? और इसका आंसर होगा संजय सिंघल को। क्या है? संजय सिंघल को। संजय सिंघल उड़ीसा कैडर के 1993 बैच के IPS अधिकारी हैं। सशस्त्र जो है सीमा सशस्त्र बल की स्थापना कब हुआ था? 1963। यानी SSB की स्थापना जो है 1900 कब हुआ था? 63 में। क्या है? 1963 में। मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब उसके किस भाग पर बनता है? तो ये बनता है रेटिना पर, दृष्टिपटल पे। आंसर हमारा जो हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। रेटिना नेत्र के पिछले पर्दे के रूप में कार्य करता है और यह प्रकाश संवेदी कोशिकाओं से बना होता है जिन्हें रॉड्स और कोन्स कहा जाता है। रॉड्स जो है प्रकाश की तीव्रता के प्रति संवेदनशील होता है। कोन्स या शंकु प्रकाश की रंग दृष्टि के प्रति जो है वो संवेदनशील है। क्या है? संवेदनशील है। जब प्रकाश की किरणें कॉर्निया और लेंस से होकर रेटिना पर केंद्रित होती है तो यहाँ वस्तु का एक वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है और रेटिना पर बना प्रतिबिंब विद्युत संकेतों में परिवर्तित हो जाता है जिसे ऑप्टिक नर्व मस्तिष्क तक पहुंचाती है। मस्तिष्क इन संकेतों की व्याख्या करता है और हमें वस्तु का सीधा एवं वास्तविक आकार दिखाई देता है। श्वसन यानी रेस्पायरेशन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है ऊष्माक्षेपीय। क्या है? ऊष्माक्षेपीय। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया उन अभिक्रियाओं को कहते हैं जिनमें उत्पादकों के निर्माण के साथ ऊष्मा भी निकलती है। श्वसन की प्रक्रिया के दौरान ग्लूकोज भोजन से प्राप्त ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का जो है वो निर्माण करता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो है सामान्यतः पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है पारा। क्या है? पारा। मेंडलीव के आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या था? और ये आधार था परमाणु द्रव्यमान। क्या है? परमाणु द्रव्यमान। अगला है लार में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम क्या है जो स्टार्च को जो है पचाता है? और सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, एमाइलेज यानी टाइलिन। क्या है? टाइलिन। पुष्प के नर जनन अंग को क्या कहते हैं? और ये क्या कहते हैं? तो पुंकेसर कहते हैं। क्या है? पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर पुष्प का नर भाग होता है जो पराग कण उत्पन्न करता है जिनमें नर युग्मक होते हैं और एक पुंकेसर के 2 मुख्य भाग होते हैं, परागकोश और पुतंतु। क्या है? यानी फिलामेंट। परागकोश के अंदर 2 पराग जो है कण बनते हैं। अब पुष्प का मादा जनन अंग कहलाता है स्त्री केसर। क्या है? स्त्री केसर। किसी सीधे विद्युत धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा मैक्सवेल के दक्षिण हस्त अंगूठा नियम को जो है उपयोग किया जाता है
किसी सीधे विद्युत धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए। अगला है एक पारिस्थितिकी तंत्र। क्या है? एक पारिस्थितिकी तंत्र जो है इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रवाह होता है। कैसा होता है? तो वो होता है एक दिशा, यूनिट डायरेक्शनल जो है वो होता है। लिंडमान का 10% के नियम के अनुसार प्रत्येक पोषण स्तर पर केवल जो है 10% का जो है ऊर्जा अगले स्तर पर स्थानांतरित होती है, बाकी 90% ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाती है। मान लें कि इसके पास जो है वो 1000 कैलोरी है, यहाँ जो जाएगा वो कितना जाएगा? इसका 10% ही जाएगा, यानी 10% जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। उसकी अगर ऊपर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ जो जाएगा वो 10 ही जाएगा। इस तरह जो है यूनिट डायरेक्शनल होता है और ये लिंडमान का नियम है। अगला है डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक जो है वो अम्ल होता है। किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता है? और वो चालक पर आरोपित दाब पर निर्भर जो है वो नहीं करता है। प्रतिरोध R बराबर जो होता है रो L बाई ए होता है, यानी ये जो है वो लंबाई भी हो गया और ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी हो जाएगा। क्या है? क्षेत्रफल भी होगा। पदार्थ की प्रकृति पे भी जो है निर्भर करता है रो पे। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा डी हो जाएगा। अब आइए तीसरा सेक्शन भाग थर्ड जो है वो समान हिंदी का देखते हैं। निम्न में से कौन सा वाक्य जो है वो शुद्ध है? तो ये शुद्ध है, पुलाव बहुत लजील है। ये हमारा जो है शुद्ध है। क्या है? शुद्ध है। पंचम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो पम प्लस चम होगा। पम प्लस चम होगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो बी होगा, पंचम। अनायास, अनायास में कौन सा समास है? तो अनायास में तत्पुरुष समास है। क्या है? तत्पुरुष समास है। अनायास का अर्थ है बिना प्रयास के या सरलता से। अनायास शब्द में नज तत्पुरुष समास है। इसका समासिक विग्रह न आयास होता है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, पूर्व पद जो है अप्रधान होता है। महाउज्वी, क्या है? महौजस्वी। महौजस्वी का संधि विच्छेद क्या होता है? तो वो होता है महा प्लस ओजस्वी का। क्या होता है? महा प्लस ओजस्वी। महौजस्वी में वृद्धि संधि है। क्या? वृद्धि संधि है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? इसमें से कौन सा बताना है कि स्त्रीलिंग जो है वो नहीं है? यहाँ पर जो है दीपक, क्या है? दीपक जो है वो स्त्रीलिंग नहीं है। चिनगारी, ज्वाला और छुआछूत, क्या है? छुआछूत आदि स्त्रीलिंग शब्द है, जबकि दीपक पुल्लिंग है। जैसे दीपावली पर दीपक जलाए जाते हैं, जलाई जाती है, ने जलाए जाते हैं। तो आंसर हमारा डी होगा। पुत्री का पर्यायवाची कौन सा होगा? पुत्री का पर्यायवाची आत्मजा। क्या है? आत्मजा होगा। आंसर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। पुत्री का और भी अन्य पर्यायवाची शब्द है, जैसे कन्या, अंगजा, बेटी, छोरी, तनुजा, दुहिता, धी, धिया, नंदना, नंदिनी, साहबजादी, कुमारी, सुता, कन्या, लड़की आदि। गिरधर में कौन सा समास प्रयुक्त है? और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो है बहुब्रीहि। क्या है? बहुब्रीहि। इस समास में प्रयुक्त पद किसी अन्य की विशेषता को प्रकट करते हैं। जब दो शब्द मिलकर किसी तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। बहुब्रीहि समास का कोई पद प्रधान नहीं होता है। इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? आंसर हमारा हो जाएगा तिरस्कार। क्या है? तिरस्कार। तिरस्कार का अर्थ है अनदेखी करना, उपेक्षा करना, स्वीकार करना, घृणा करना। जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा होगा? और इसका आंसर होगा अजात शत्रु। क्या है? अजात शत्रु। नेक्स्ट है इनमें से तिमिर शब्द का विलोम कौन सा है? तिमिर शब्द का विलोम कौन सा है? तो आलोक। क्या है? आलोक। तिमिर शब्द का विलोम शब्द आलोक होता है। कठिन शब्द का विलोम सरल होता है। कृत्रिम शब्द का विलोम प्रकृति या नैसर्गिक होता है। कुलुष, कुलुष का विलोम शब्द जो है निष्कलुष होता है। निष्कलुष होता है। ईश्वर को न मानने वाला व्यक्ति के लिए एक शब्द जो है वो क्या है? तो वो है नास्तिक। क्या है? नास्तिक। ईश्वर में विश्वास करने वाला एक शब्द क्या है? तो उसका हो जाएगा आस्तिक। क्या है? आस्तिक हो जाएगा। और अधिक बकवास करने वाला के लिए प्रगल्भ। क्या है? प्रगल्भ होगा। क्या है? प्रगल्भ होगा। बदनसीब शब्द में कौन सा उपसर्ग है? और इसका सही आंसर हो जाएगा बद। क्या है? बद होगा। अनुनाद में अनुपसर्ग है। अनबधान में अनुपसर्ग है। अनर्थ में जो है अन उपसर्ग है। अधोगति, अधोगति माने अध उपसर्ग है। श्रृंगार शब्द का तद्भव रूप कौन सा होगा? तो यह श्रृंगार होगा। क्या है? श्रृंगार होगा। ए होगा। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जूतियां चटकाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। क्या करता है? तो वो करता है व्यर्थ इधर उधर घूमना। क्या है? व्यर्थ इधर उधर घूमना। जूतियां चटकाना माने व्यर्थ इधर उधर घूमना। मैं आपके विचारों से अंशतः सहमत हूँ। इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है परिमाणवाचक। क्या है? परिमाणवाचक। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण से परिणाम का बोध होता है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है ठीक, बराबर, इतना, कम, एक एक करके, कुछ, अलग, लगभग, बहुत। अलग नहीं मैंने कुछ, लगभग, बहुत। ये सब जो है
क्रिया विशेषण है। क्या है? क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट है, कुंवर नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? कुंवर नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? आंसर हो जाएगा फैजाबाद उत्तर प्रदेश में। फैजाबाद उत्तर प्रदेश में। प्रस्तुत कविता का एक वृक्ष की हत्या के लेखक कुंवर नारायण है। क्या है? एक वृक्ष की हत्या के लेखक कुंवर नारायण है। लौट कर आऊंगा फिर शीर्षक कविता किनकी रचना है? और इसका सही आंसर होगा जीवनानंद दास। जीवनानंद दास का। ढहते विश्वास शीर्षक के रचयिता कौन है? और इसका सही आंसर होगा सात कोड़ी होता है। क्या है? सात कोड़ी होता है। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी के प्रमुख पात्र कौन है? और इसका सही आंसर हो जाएगा सीता। क्या है? सीता। मंगम्मा, मंगम्बा का की बहू का क्या नाम है? मंगम्बा की बहू का क्या नाम है? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा बी, नजम्मा। क्या है? नजम्बा। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक के रचनाकार कौन है? साबर दहिया। क्या है? साबर दहिया। और दही बाली मगम्बा शीर्षक पाठ के कहानीकारक जो है वो श्रीनिवास है। क्या? श्रीनिवास है। विष के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? और इसका सही आंसर होगा खोखा। क्या है? खोखा। विष के दांत कहानी का प्रमुख पात्र खोखा है। खोखा प्रस्तुत कहानी विष के दांत में सेन साहब का पुत्र था। और विष के दांत कहानी के कहानीकारक जो है वो कौन है? तो ध्यान रखिएगा, ये काफी अच्छे नाम इंपॉर्टेंट है प्रश्न। नलिन बिलोचन। क्या है? नलिन बिलोचन शर्मा। क्या है? शर्मा। मैक्स मुलर ने कालिदास के किस पुस्तक का जर्मन में अनुवाद किया? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है मेघदूत का। क्या है? मेघदूत का। जर्मन विद्वान फ्रेडरिक मैक्स मुलर ने हितोपदेश का भी जर्मन भाषा में अनुवाद किया था। लेखक रामविलास शर्मा के गांव का क्या नाम था? और इसका आंसर हो जाएगा उचगांव सानी। उचगांव सानी। भारत रत्न से बिस्मिल्लाह खां को कब नवाजा गया? और इसे नवाजा गया इन्हें 2001 में। 2001 में। सुजान सागर किनकी रचना है? सुजान सागर। आंसर हो जाएगा धनानंद की। क्या है? धनानंद की। 96 से 100 तक गद्यांश का है प्रश्न। अच्छे से गद्यांश को पढ़ लीजिए। इस गद्यांश में संज्ञा शब्द कुल कितनी बार बिना दोहराए के प्रयुक्त हुए हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है बी, 15 बार। क्या है? 96 के जो है 96 के बी हो जाएगा 15 शब्द जो है वो कितना बार? 96 का बी होगा 15 बार। भविष्य, मुट्ठी, समय, क्षण, प्रगति, चरण, जीव, दौड़, विद्यार्थी, दृष्टि, क्षितिज, लक्ष्य, विश्राम, आरंभ, उपयोग। इस गद्यांश में कौन सा शब्द क्रियार्थक संज्ञा है? चुनिए। आंसर हमारा होगा गन्ना। गद्यांश में सर्वनाम शब्द वे किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों। विद्यार्थियों का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी। भविष्य पर अधिकार के लिए किसका उचित उपयोग जरूरी है? और इसका आंसर हो जाएगा समय। क्या है? समय। यह था प्रैक्टिस सेट नंबर 6। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।